नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन में। और कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जब कोई दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट किए जाते हैं या दो रिएक्टेंटों को आपस में मिलाया जाता है, तो मिलाने से उस कंडीशंस में कुछ बाई प्रोडक्ट जो होगा वो निकलेगा, या वाटर निकल सकता है, अमोनिया निकल सकता है, या कोई अदर कंपाउंड होगा वो यहां से निकल सकता है। तो जो भी बाई प्रोडक्ट निकलना, यानी कि दो के रिएक्टेंट के आपस में रिएक्शन करके बाई प्रोडक्ट का निकलना ही कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संघनन। तो यहाँ पर हमें कुछ रिएक्शन सीखनी होंगी, कुछ संघनन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करना होगा। और इस संघनन अभिक्रियाओं में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है? तो यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है? तो यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलो शुरुआत करते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन होता है क्या है, किसको बोलते हैं एल्डोल। तो देखो यहां पर वर्ड से समझ लो, यहां दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक शब्द हो गया एल और एक शब्द हो गया डॉल। ठीक है, एल्ड एक शब्द हो गया एल्ड और एक हो गया ऑल। ठीक है, तो एक हो गया एल्ड और एक हो गया ऑल, ये दो शब्दों का प्रयोग किया गया। तो एल्ड ऑल का मतलब क्या होता है समझ लें। एल्ड का मतलब होता है जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप में आप ये मान को चलो कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। एल्ड का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब दैट्स मीन कार्बोनिल ग्रुप। और ऑल का मतलब हो गया OH ग्रुप। क्लियर हो गया? OH ग्रुप। तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप हो और ऐसा कोई कंपाउंड उसी कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप हो, तो उसको बोलते हैं एल्डोल। उसको बोलते हैं एल्डोल, या इसको एक और नाम से पहचाना जाता है, दैट इज द बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है? इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब आपके पास में ये C डबल बॉन्ड O है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। बात को समझिएगा, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अल्फा कार्ब एटम हो गया, ये बीटा कार्ब एटम हो गया। और बीटा कार्बन एटम जो है उस बीटा कार्बन एटम पर OH लगा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर ये अल्फा कार्बन एटम, यहां पर ये बीटा कार्बन एटम, और इस बीटा कार्बन एटम पर OH लगा होगा। अगर ऐसा कोई कंपाउंड हमें मिलता है जब हम रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल, यानी कि यही है हमारा एल्डोल। तो इसकी प्रिपरेशन अगर बात की जाए, इसकी प्रिपरेशन की जाए, तो यही एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। समझ में आ गया? इसकी प्रिपरेशन ही एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। यहां तक समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर हुआ? एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या हो गया? एल्डोल का फॉर्मेशन। एल्डोल का फॉर्मेशन। अब पॉइंट ये उठता है कि ये जो एल्डोल है इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो कंडीशन समझिएगा, यहां पर कंडीशन समझिएगा कि एल्डोल की प्रिपरेशन कब होती है। कंडीशन समझिएगा, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एल्डोल तभी होता है जब अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड हो। क्या कहा मैंने? अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड हो। थोड़ा सा पीछे किसका हो तुम लोग बेंच, बहुत स्पेस है। अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड O हो, विद रिस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड O हो। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, इसके बगल वाले कार्ब एटम पर हाइड्रोजन चाहिए। बहुत आराम समझिएगा इस चीज को, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का पक्का आएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहां पर आपके पास में C डबल बॉन्ड O है और इसके बगल वाला कार्ब एटम अल्फा कार्ब एटम। देखो जो नियरेस्ट वाला कार्ब एटम होता है अल्फा कार्ब एटम, आप जिसको भी प्रिंसिपल मान रहे हैं उसके बगल वाला कार्ब एटम जो होता है उसको कंसीडर करना होता है, वो अल्फा होता है, उसके पड़ोस में बीटा, उसके पड़ोस में गामा, उसके आगे डेल्टा, इस टाइप से होता है। तो अल्फा कार्ब एटम यानी कि यहां पर हो गया, और अल्फा कार्ब एटम पर जो हाइड्रोजन हो गया वो कौन सा हो गया? अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गया।
ये बात समझ में आ रही है? तो पहली कंडीशन ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन तभी होगा जब कार्बोनिल ग्रुप हो और उसमें अल्फा कार्ब एटम पर अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। पहली चीज ये फर्स्ट दिमाग में रखना है। दूसरी बात यहां पर यह है कि ये जो रिएक्शंस होती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस होती है, ठीक है, डाइल्यूट बेस, यानी कि ये जो रिएक्शन होती है ये डाइल्यूट बेस में होती है। तो नेक्स्ट है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। अब डाइल्यूट बेस का मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो डाइल्यूट NaOH है, KOH है, ठीक है, डाइल्यूट KOH है, CaOH का होल ट्वाइस है। तो इस तरीके से यहां पर ये आपको लगे हुए दिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये है दो बातें, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि अल्फा कार्बन एटम होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और डाइल्यूट बेस होना चाहिए। इनके साथ में ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर ये होगा तभी एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर हो गया? नोट कर लिया इतने पॉइंट को? चलो ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगले मुद्दे पर। तो अब बात कर रहे हैं अल्फा कार्ब एटम और अल्फा एटम। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, यहां पर मुझे बताना है कि विच कंपाउंड कैन शो एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा यौगिक एल्डोल संघनन देता है? विच कंपाउंड कैन शो एल्डोल कंडेंसेशन, कौन सा यौगिक एल्डोल संघनन देता है? यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको कौन सी कंडीशन चेक करनी है? पहली वाली कंडीशन चेक करनी है। कर लोगे? तो चलो कुछ एग्जांपल दे देता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। जैसे कि SCHO दे दिया मैंने, CH3CHO दे दिया, यहां दे दिया CH3CO, CH2CH3 दे दिया, समझ जाओगे आप, ठीक है। यहां पर हमने बेंजल्डिहाइड दे दिया, CHO दे दिया, यहां पर हमने बेंजल्डिहाइड दे दिया, देन C डबल बॉन्ड O CH3 दे दिया, क्लियर। यहां पर हमने दे दिया CH3 का होल 3C, CO CH या CHO, इतने एग्जाम्पल दे दिए। और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, साइक्लिक में बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल की कमी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। क्या कॉन्सेप्ट आएगा वो समझते, इसकी बात करते। क्या इसमें है? नहीं है। क्यों नहीं है? बात को समझिएगा। मैंने क्या कहा? अल्फा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन चाहिए, अल्फा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन चाहिए। यहां पर हाइड्रोजन डायरेक्ट लगा हुआ है, तो ये नहीं है। यहां वाले में ये अल्फा कार्ब एटम है, हाइड्रोजन है, 100% होगा। यहां वाले में दोनों तरफ है, 100% होगा। ऐसा भी हो सकता है एक तरफ हो एक तरफ नहीं हो, हमें एक हाइड्रोजन चाहिए। क्या कहा मैंने? एक हाइड्रोजन चाहिए। किसी एक तरफ भी हो तब भी चल जाएगा, किसी एक तरफ भी हो तब भी चल जाएगा, तब भी एल्डोल बनेगा। तो इसका मतलब इसमें होगा। इसमें कार्बन एटम है, गौर से देखिए, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां पर अवेलेबल ही नहीं है ना। आप गौर से देखो, बेंजीन को समझ रहे हो ना आप अच्छी तरीके से। ये बेंजीन रिंग हो गई, ये कंडीशन हो गई, यहाँ C डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ H हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अल्फा कार्ब एटम हो गया। अल्फा कार्ब एटम की वैलेंसी कितनी हो गई? 4, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन है? नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ नहीं। यहाँ वाले में क्या होगा? इधर है, इधर नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा। इसमें देखो ये क्या बना हुआ है? CH3C, यहाँ पर बना है CH3, यहाँ CH3 एंड देन C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर है कि नहीं है? यहाँ पर है कि नहीं है? अल्फा कार्ब एटम तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब नहीं होगा। नोट हो गया? बात समझ में आ गई? तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें एल्डोल कंडेंसेशन है कि नहीं है, तो आपको ही देखना होगा। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, ये वाला एग्जांपल लेता हूं। बताओ इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? अल्फा कार्ब एटम पर हाइड्रोजन इधर भी है और इधर भी है। समझ में आ रही बात? और अगर मान लेता हूं ये कंडीशन आ जाए, ये कंडीशन आ जाए, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर, यहाँ पर, बताओ इसमें होगा कि नहीं होगा?
नेचुरल सी बात है, अल्फा हाइड्रोएटम नहीं है तो नहीं होगा, तो बहुत सिंपल है कि नहीं। तो पहले तो मुझे ये जानना था कि किसमें एल्डोल कंडेंसेशन होता है और किसमें नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट, अब पॉइंट यहां पर यह है कि एल्डोल कंडेंसेशन देखोगे कितने टाइप के होते हैं। अब उसको समझ लो, एल्डोल कंडेंसेशन कितने टाइप के होते हैं, फिर आगे की मुद्दे की बात करते हैं। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं तो दो टाइप के एल्डोल कंडेंसेशन होते हैं बच्चों। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, क्लियर, और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आया? तो दो टाइप के हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं, एक देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर और एक देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब हो गया एटलीस्ट मिनिमम 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु। जब 2 अणुओं में एल्डोल होगा तो वो इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। 2 अणुओं में अगर हम यूज करेंगे तो वो इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। समझ में आ गई बात? और इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब हो गया एक ही मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है, क्लियर है? तो उसमें होगा अंतःअणुक और अंतराणुक। ठीक है, अंतः मतलब इंट्रा, ये अंतः होता है, और ये कैसा होता है? अंतरा। आगे समझ में? तो अंतः और अंतरा, अंतः मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगा तो उसको कह लेंगे इंट्रा, और एक से ज्यादा होंगे तो 2 होंगे, अलग अलग होंगे, तो फिर वहां पर क्या होगा? इंटर होगा। तो पहले हमें जो सीखना है, सबसे पहले हम सीखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलो शुरुआत करो, साथ में चलते रहो, थोड़ा स्पीड अप पकड़ो। इंटर मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन मतलब यहां पर 2 अणु का प्रयोग किया जाएगा, क्लियर है? 2 अणु, 2 मॉलिक्यूल्स। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहां पर मॉलिक्यूल मान लेता हूं, सपोज दैट 2 हैं, मान लेता हूं 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, तो A प्लस ए लिखने का मतलब मेरा यह है कि 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, सेम है, 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, सेम है। समझ में आ गया? अब सुनना मेरी बात को जो मैं समझाने जा रहा हूं। 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, सेम है, इसमें मैं डाइल्यूट बेस का यूज करूंगा, तो सबसे पहले यहां पर बनेगा एल्डोल। और एल्डोल को मैंने क्या बोला है? एल्डोल को मैंने बोला है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बोला नहीं बोला? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये बोला है, क्लियर है? तो ये एल्डोल बनता है। अब होता ही क्या है, एल्डोल थोड़ा अनस्टेबल होता है, जो कंपाउंड यहां पर बनता है एल्डोल, वो थोड़ा अनस्टेबल होता है। तो अगर उसको मैं हीट कर दूं तो उस कंडीशन पर ये वाटर रिमूव करता है, कंडेंसेशन कर देता है। मैंने बताया ना, कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सब प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, वाटर, बेसिकली पानी का अणु निकलेगा वहां से। तो हीट कर देते हैं, थोड़ा टेम्परेचर लेता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव करता है, और जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव करता है तो यहां पर बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, क्लियर है? इसको बोलते हैं असंतृप्त, इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं, हिंदी में लिख दे रहा हूं, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। जबकि इसको आप जानते हो क्या बोलते हो? यहां पर अल्फा हाइड्रोक्सी, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, आगे समझ में? तो ये कंडीशन होती है, टेम्परेचर दिया कि नहीं दिया। मोस्टली आपको टेम्परेचर वहां पर मिलेगा, लेकिन मे भी अगर टेम्परेचर नहीं मिले तो डिफरेंस समझिएगा, ये तभी कंडीशन होती है जब उस पर टेम्परेचर दे दिया जाता है। तो जो टेम्परेचर लेगा तभी अल्फा बीटा
अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई कहानी? क्लियर हो रहा है ना? तो चलो शुरुआत करें फिर एग्जाम्पल से। तो चलो एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, CH3 देन C डबल बॉन्ड OH प्लस यहां पर बनता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन होती है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मतलब OH देन CH2 देन C डबल बॉन्ड O। देखो ये बन जाएगा, ये पहले 3 कार्ब एटम ऐसे बन जाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी मैंने बोल दिया ना, डबल बॉन्ड CH2 COH बन गया। अब कितने कार्ब एटम है यार? 2 और 2 4, यहाँ कितने हो गए? यहाँ कितने हो गए? 3। इसका मतलब अब क्या बचा? कार्ब एटम बचेगा। तो कार्ब एटम किधर लगाएं? इधर लगाएं कि इधर लगाएं? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो मान लेता हूं मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया, हम कार्बन लगा लेंगे। देखना पड़ेगा ना अभी, अरे देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। एक जनरल एल्डोल बना दिया मैंने, ठीक है, वो अभी मैं देखूंगा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। बीटा हाइड्रोक्सी लगा दिया अपन ने, बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब 3 कार्ब एटम तो एटलीस्ट होंगे। और फिर मैंने किया यहाँ पर हीट। अब हीट जब हम करेंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलता है ये भी बता दूं मैं। OH जो है वो निकालना है और अल्फा कार्ब एटम से H निकालना है। इस कार्ब एटम से OH निकालना है, इस कार्ब एटम से H निकालना है। समझ में आ गया? इस कार्ब एटम से OH निकालना है, इस कार्ब एटम से H निकालना है। तो यहां पर हो गया, फिर ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया, मतलब यहाँ ये डबल बॉन्ड हो गया, C हो गया, देन C डबल बॉन्ड O हो गया। देखो जरा गौर से, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, कौन सा? H आएगा। क्लियर? ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो बीच ये क्या बन गया? अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। H कहां से निकालना है? H यहां से निकालना है। अल्फा से H निकालना है, बीटा से OH निकालना है, अल्फा से H निकालना है, बीटा से OH निकालना है, अल्फा से H निकालना है। बस इतनी सी बात है। कब निकालना है? जब उसको हीट कर दिया जाएगा तब वो निकालना है, जब उसको हीट कर दिया जाएगा तब वो निकालना है। ये कहानी समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब पॉइंट उठता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, बना तो बना कैसे, और फाइनल एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा? क्योंकि यहां पर अभी एक कार्ब एटम की गड़बड़ी है, तो फाइनल एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा? कौन सा फाइनल एक्चुअल प्रोडक्ट होगा? तो इसके लिए हमें यहां पर इसकी सीखनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म, इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसकी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहली बात मैकेनिज्म में मैं आपको बता दूं, दैट इज द 2 स्टेप रिएक्शन। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, दैट इज द 2 स्टेप रिएक्शन। अब देखिए होता क्या है यहां पर, समझिए इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट में। अब स्टेप फर्स्ट में बात करते हैं तो हमारे पास में देखो हाइड्रोजन है, हम एक काम कर रहे हैं यहां पर, हमने पहला एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, पहला एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, CH2S देन C डबल बॉन्ड O देन H, ये ले लिया। और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी है, किससे रिएक्शन कर दी है? OH माइनस से, बेस लिया। अब एक बात मुझे बताओ, ये बेस है तो क्या करेगा? ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा मिल रहा है हमको? यही मिल रहा होगा। और मिलने से फायदा क्या है? क्यों? अच्छा दिमाग में आपके आगे सर यार ये H क्यों निकाल रहे हो? ये बॉन्ड भी तो तोड़ सकते हो आप, ये बॉन्ड तोड़ोगे या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बिल्कुल सही है, नहीं आया समझ में? देखो दिमाग की बात है, एक इंसान, मैंने कहा H निकालो, यहाँ H निकालो, ये OH H को निकाल देगा। आप कहोगे सर ये तो आप बता रहे हो, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि यहां पर अब इसको बॉन्ड को तोड़ दें, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और OH को यहां लगा दें, OH यहां लग जाए। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं किया आपने? तो रीजन समझो, इसको आप बॉन्ड तोड़ रहे हो एक बार, और इधर तोड़ो, इधर देखो, इधर इसको तोड़ो तो क्या होगा? H निकालोगे तो क्या होगा?
H निकालोगे तो क्या होगा, यहां से H प्लस निकलेगा तो ये कैसा होगा, माइनस होगा, और ये माइनस होगा तो यहाँ कितना होगा, C डबल बॉन्ड OH है। और मैंने आपको बताया है कि C डबल बॉन्ड O के बगल में अगर माइनस होता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस अगर हो गया तो ये इसका मतलब ये कैसा होगा बच्चों, स्टेबल होगा। और हमेशा हमने कहा किसी को भी निकालने के बाद में स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो वही होगा। H निकालने के बाद में वहां पर स्टेबिलिटी आ रही है, H निकालने के बाद स्टेबिलिटी आ रही है, तो स्टेबिलिटी आ रही है ना, जबकि यहां बॉन्ड तोड़ोगे तो यहां कोई स्टेबिलिटी आ रही है क्या, नहीं आ रही है। आ रही है बात समझ में, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। और यही रीजन है कि इस कारण से यहाँ पर H जो होता है वो यहाँ से रिमूव होगा। और अब आप सोचो जब H यहाँ से रिमूव होगा, यानी कि ये H यहाँ से निकालोगे तो फाइनली क्या बनेगा, यहाँ पर जो मैंने वहां लिखा है वही बनेगा, और जब बनेगा तो ये रेजोनेंस भी देगा। आया ना, बोलो देगा नहीं देगा, या CS2 डबल बॉन्ड CO माइनस देन ये बनेगा। कोई डाउट यहां तक, रेजोनेंस भी बनेगा। तो रेजोनेंस बनने के कारण, रेजोनेंस होने के कारण ये स्टेबल हो जाता है, और इसी स्टेबिलिटी के अचीव होने के लिए ये H प्लस आयन निकालता है, यानी कि यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होता है। और किसके लिए, तभी यहां पर बेस का यूज किया जाता है, नहीं तो बेस का यूज करने का मतलब नहीं था। पहली कंडीशन, ये रहा पहला स्टेप, और यही रहा आपका इंटरमीडिएट। होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, यही आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। और अगर ये इंटरमीडिएट हो गया तो ये भी आपको पता ही होगा, ये भी कौन सा होगा, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बातें एक से एक जुड़ी हुई है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप 2 में, ये तो मैंने कहानी पहले बता दी आपको। अब बात करते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में अभी हमारा दूसरा मॉलिक्यूल बाकी है, तो उस मॉलिक्यूल को ले आओ, ये लिया, और किसके साथ, ये वाली कंडीशन ये हमारे पास में है, या माइनस हो गया, देन C डबल बॉन्ड O देन H हो गया। अब इसकी कहानी सुन लो। अब ये न्यूक्लियोफाइल कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, अरे हाँ है ना, हो गया न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बढ़िया। और क्या करेगा अभी न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अगर अच्छा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ भाग जाएंगे, इसका मतलब अब ये बॉन्ड टूटे। अब समझ में आया। अब यहां H मत निकालना, H किसके लिए निकाला था, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए था, बहुत अच्छा बेस था। ये इतना अच्छा बेस नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो डिलोकलाइज हो रहे हैं ना, माइनस, अरे नेगेटिव चार्ज। भाई अच्छा न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दूसरे को। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन तो कॉन्जुगेशन में यूज हो गए ना, तो इतना अच्छा तो नहीं है, तो यहाँ क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। होगा कि नहीं होगा, तो वीक है ये, तो वीक के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसके कंपेयर में। अब बताओ क्या होगा यहाँ पर, अब सोच के देखो, या CS3 हो गया, या C हो गया, या O माइनस हो गया, या H हो गया, या CS2 हो गया, या C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या होगा बच्चों, H। और अब देखो H ले ले अगर ये, अरे है ना, H ले लेगा तो फाइनली क्या बनेगा, जैसे ही H लेगा तो आप देखो आपके सामने एल्डोल तैयार हो गया है, OH देन CS2 देन C डबल बॉन्ड O देन H। देखो ये वाली कंडीशन आपके पास एल्डोल की आ गई है, ये आ गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी। अब हमारे पास में क्या तैयार हो गया, जरा गौर से देखो, वहां पर CS3 हो गया, या OH हो गया, या CH C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर एक H। अब इसकी कहानी सुन लो, हीट किया मैंने, हीट किया, OH और H रिमूव, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अब क्वेश्चन है, देखो H को निकलने के लिए अगर गौर से देखा जाए, अगर हम H की बात करें तो भैया एक H ये भी तो है और एक H ये भी है, दोनों H है ना। वाटर को बनाना है तो H पाना है, तो H तो कहीं से ही मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि ये वाला H निकालेंगे, कारण समझो ना, रीजन समझना पड़ेगा। अब आप सोचो, अगर मैं इस H को यहां से निकालूंगा तो ये माइनस होगा, अरे होगा कि नहीं होगा,
और माइनस होगा तो क्या होगा, रेजोनेंस। अरे होगा कि नहीं होगा, समझ गए हो। और रेजोनेंस होगा तो एक बात समझो, यहां से OH निकालोगे तो फाइनली आप देखो जो आपके पास प्रोडक्ट बन के आ रहा है ये डबल बॉन्ड O देन H, यानी कि इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये देखो कॉन्जुगेशन भी तो हो गया, तो ये स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए ये H निकलेगा, इसलिए ये H निकलेगा क्योंकि डबल बॉन्ड देन जो फाइनली प्रोडक्ट होगा वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। और अगर तुम कहते हो कि सर नहीं मैं उधर से निकालूंगा, मैं कहूंगा उधर से निकाल लो, तो उधर से निकालोगे तो उधर डबल बॉन्ड बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2 देन C डबल बॉन्ड OH। क्या इनके बीच में रेजोनेंस है, केवल ये बॉन्ड टूटा, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है तो फिर ये नहीं बनेगा। आ गया समझ में। तो प्रोडक्ट तो हमेशा वो बनता है ना जो स्टेबल होता है, प्रोडक्ट तो हमेशा उसी को बनाए जाएंगे जो स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटा, तो ये रेजोनेंस बनाएगा, और रेजोनेंस बनाएगा तो यही हमारा स्टेबल होगा। तो आप जरा गौर से देखो, आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अल्फा कार्ब एटम पर अल्फा हाइड्रोएटम चाहिए पहला, ठीक है, डाइल्यूट बेस चाहिए दूसरा। स्टेप कितने रिएक्शन की होगी, दो, क्लियर है। एक में पहली कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरी कंडीशन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, पहली कंडीशन में हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरी वाली कंडीशन में देख लो आप गौर से, दूसरा देख लो, ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ये NAR हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया, क्लियर है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया, और हीट करेंगे तो हीट करेंगे तो क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया, अरे हाँ या ना, एलिमिनेशन, क्लियर है। कौन सी रिएक्शन हो गई, एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। देखो हमने एडिशन रिएक्शन अलग पढ़ाया था, एलिमिनेशन अलग पढ़ाया था, लेकिन जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब एडिशन भी हो रहा है और एलिमिनेशन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन का कॉम्बो फॉर्म बन जाता है। तो जितने तीन रिएक्शन दिए ना उनका कॉम्बो फॉर्म भी बन सकता है, एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, ठीक है, इस टाइप से वर्ड भी बन जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले ध्यान बात, तो क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गया, तो क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गया कि किस तरीके से यहां पर प्रोडक्ट बनता है। अब सुनो मेरी बात को, ये तो मैंने एक तरीका बताया, मैकेनिज्म बताया जो आपको दिमाग में रखनी है। अब डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, देखो अब क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट बनाने हैं अपने को, तो इतना प्रोसेस तो अपने दिमाग में रखना है, ये नहीं है कि दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से ही बनता है, लेकिन प्रोडक्ट जब बनाना होगा तो वो भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो देखो इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी समझा सकते हैं, कैसे, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ C डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ H हो गया। अब एक काम करो, एक मॉलिक्यूल रख दिया मैंने, और इस मॉलिक्यूल के साथ में अब जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है उसके दो H को इस कार्बन एटम के सामने जो O है उसके सामने रख दो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो मेरी बात को, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये तो रखा ही है, O रखो यहां, और सामने वाले के कार्बन एटम के दो H को रख दो, फिर देन यहां पर C डबल बॉन्ड O रख दो, देन यहां H कर दो। अब आप देखो यहां से यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट निकाल, है ना, क्या निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट निकाल लो, यहां O और यहां H निकाल दो, और यहां से जब H निकालोगे तो यहां बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH देन C डबल बॉन्ड OH। देखो प्रोडक्ट वही बना कि नहीं बना, ये वाला ये वाला ये वाला है कि नहीं है, आया कि नहीं है। तो ये है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट आपको बनाना है वहां पर, तो सीधे सीधे प्रोडक्ट बना दो, H को उसके सामने रखो, दो H को रखो, डबल बॉन्ड O के सामने, बना लोगे, बन जाएंगे पक्का। तो कुछ प्रैक्टिस करना है क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो जल्दी जल्दी बनाओ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, बात नहीं, दो मॉलिक्यूल, CH3 CO CH3, दो मॉलिक्यूल,
ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? दो मॉलिक्यूल आपके पास CH3 COCH3, और भी बहुत से मॉलिक्यूल मैं बना सकता हूं। दो मॉलिक्यूल, तो आपके पास में देखिएगा एग्जाम्पल क्या है उसको देखें। तो इसकी रिएक्शन करनी है, तो मैंने क्या कहा, दो मॉलिक्यूल को आमने सामने कर दो। तो CH3 यहां पर CH2 देन C डबल बॉन्ड OH। प्रैक्टिस करो बच्चों, ध्यान रखना है अल्फा कार्बेटम के हाइड्रोजन को भी आमने सामने करना है। तो यहां पर H2, यहां CH, H2 एंड देन C, H2 देन C। तो आप प्रैक्टिस करो हमारे साथ में, H2 देन C, यहां CH3 लगा लो और ये C डबल बॉन्ड OH। देखो ऐसे ही है। अब करना क्या है, करना ये है कि यहां से ये और यहां से ये, इसको निकालो। यही तो हुआ, ठीक है। और जब इसको निकालोगे तो प्रोडक्ट आपके सामने तैयार है, CH3 CH2 देन CH डबल बॉन्ड C CH3 देन डबल बॉन्ड OH। यही आया होगा। नंबर ऑफ कार्बेटम इक्वल होने चाहिए दोनों के मिला के, कार्बेटम में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। नंबर ऑफ कार्बेटम इक्वल होने चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो CH3 CH2 देन C डबल बॉन्ड O, यहां से H2, यहां से निकालेंगे देन डबल बॉन्ड O। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, एसीटोन हमारे पास में, सॉल्व करो। C डबल बॉन्ड O CH3 यहां कर दो, इसी कार्बेटम पर जो हाइड्रोजन है वो ले लो, H2CH यहां कर दो, H2CH यहां कर दो, यहां C कर दो, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां CH3, और इस कंडीशन पर यहां पर वाटर निकाल दो। और यहां वाटर निकालोगे तो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH देन C डबल बॉन्ड हो CH3। देखो बच्चों समझ में आ रहा है? एक बार इसमें नहीं, अगर बेस ले रहे हो तो बेस के साथ हो सकती है। रुक जाओ, ठीक है, क्लियर है। थर्ड वाली कंडीशन ले लो, ये तो सिंपल है। क्या किया, डबल बॉन्ड और थोड़ा सा इसको घुमा दो ऐसे, ये देखो। तो यहां पर जो इसकी शक्ल बन के आएगी, डबल बॉन्ड, ये लो ऐसा बन के आएगा। समझ में आ गया? तो चार ऑप्शन को देखना है आपको, वहां पर जब भी कोई रिएक्शंस होगी तो वहां पर चार ऑप्शन को देखना है, यार वो चार ऑप्शंस में कौन सा हमारा फिट बैठ रहा है, ठीक है, और उसके हिसाब से टिक करना है। आगे बात समझ में क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। अब चलो आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, जब हमारे पास में दो सेम मॉलिक्यूल होते हैं, जब दो सेम मॉलिक्यूल होते हैं, एक ही जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, तो उस कंडीशन पे एक ही जैसे मॉलिक्यूल होते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर मान लेता हूं दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, तो उस कंडीशन पे चार प्रोडक्ट बनते हैं। देखो प्रोडक्शन कितना ज्यादा। अगर हमारे पास एक ही जैसा मॉलिक्यूल है, बात नहीं इधर, अगर एक ही जैसा मॉलिक्यूल है तो फिर एक प्रोडक्ट बनेगा।
लेकिन अगर एक से ज्यादा, मतलब यानी कि अगर एक ही जैसे दोनों है तो ठीक है, लेकिन दोनों अगर अलग अलग हैं तो उस कंडीशन पे हमारे पास में 4 प्रोडक्ट बने। अगर सेम प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी सेम मॉलिक्यूल में बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। और डिफरेंट की जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड एल्डोल डिफरेंट के लिए होता है, ये डिफरेंट के लिए होता है। समझ में आ गया? तो उसको बोलते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब समझते हैं, एग्जांपल के द्वारा समझते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये कहानी तो हम कर चुके हैं, दो सेम मॉलिक्यूल की तो कर चुके हैं, तो इसकी जरूरत तो अपने को है नहीं। हम बात करेंगे दो डिफरेंट के लिए। तो मान लेता हूं आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक और एल्डिहाइड ही ले रहा हूं, CH3 CH2 देन C डबल बॉन्ड OH। देखो बच्चों, ये दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिए, दो डिफरेंट आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड है, एक है CH3COH और एक है CH3CH2CO, दोनों एल्डिहाइड है। अब दोनों एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दोनों कीटोन भी हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड भी हो सकता है और एक कीटोन भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट केस है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अब पॉइंट ये है कि हमें यहां पर प्रोडक्ट बनाने हैं 4, तो पॉइंट ये होता है कि 4 कैसे बनेंगे, अब यही समझना इंपॉर्टेंट बात है। देखो, पहला प्रोडक्ट बनेगा इसका अपने के साथ में। भाई आप सोचो, आपने कंटेनर में कुछ ये डाला कुछ ये डाला, तो इसका एक मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, इसके तो बहुत से मॉलिक्यूल होंगे एक जैसे, इसके बहुत से मॉलिक्यूल होंगे एक जैसे। तो कंडीशन ये है कि जब हम ये फॉलो करेंगे, जब ये फॉलो करते हैं, तो इसमें कैसे रिएक्शन 4 की बनेगी, पहली ऐसे ही सेम मॉलिक्यूल के साथ बन जाएगी। कहना ये चाह रहा हूं, क्या वही मॉलिक्यूल अपने जैसे दूसरे सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो एक प्रोडक्ट यहां बनेगा। जैसा मैंने कहा इसके लिए, वैसा ही मैंने इसके लिए बोल रहा हूं, इसमें भी आपस में ही सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा। ये दोनों एल्डोल है, ये दोनों कैसे होंगे, एल्डोल। एल्डोल का मतलब सेम, एल्डोल का मतलब सेम। तो पहले मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को बना लेता हूं, तुम लोग चलो हमारे साथ में बनाओ। देखो कैसे बनाएंगे। देखो, एक का डबल बॉन्ड उठाना है, एक का H उड़ाना है, एक के 2 H उड़ाने, एक के डबल बॉन्ड उड़ाना है। प्रैक्टिस कर लोगे, क्या बनेगा देखो, मैं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन C डबल बॉन्ड OH। सही लिखा मैंने? चेक करो, कार्ब एटम सेम होने चाहिए, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी होना चाहिए। देख लो जरा गौर से, कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? सेम मॉलिक्यूल है, बन गया। बनाओ, खुद कोशिश करो, बोर्ड पर जो लिखा है उसको छापने से बेहतर है अपना दिमाग खुद लगा लो। बोर्ड पर लिखा हुआ छापते रहोगे कुछ नहीं सीख पाओगे। क्या किया मैंने, क्या किया, एक का डबल बॉन्ड O लिया, एक का 2 H ले लिए, एक का डबल बॉन्ड O, एक का 2 H, बना लो आपस में, ये बनेगा। ये एल्डोल है बच्चों। एल्डोल क्यों बोला मैंने, क्योंकि सेम है ये। अब जैसा काम इसमें किया वैसा काम यहां करो, एक का डबल बॉन्ड O उठाओ और एक के 2 H उठाओ, एक का डबल बॉन्ड उठाओ, एक के 2 H उठाओ। यहां क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, यहां CH3 देन C डबल बॉन्ड OH, यही बनेगा। आप चेक करो ना, ठीक है, बन गया। डायरेक्ट तरीके से करो, कोई जल्दी नहीं। यहां तक पहुंच गए। अब अगला सुनो, अब अगला सुनो। अब क्या करना है, अब ये करना है, इसका डबल बॉन्ड लेना है और इसके 2 H लेने हैं, इसका O लेना है, इसका H लेना है, और इसका O लेना है, फिर इसका H लेना है। मतलब 2 प्रोडक्ट बाकी है ना अभी। तो एक का O, एक का H, एक का O, एक का H। सोचो, मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक का, इसका O ले रहा हूं
और इसका H ले रहा हूं, इसका H ले रहा हूं, या दो H2CH3 देन C डबल बॉन्ड OH। देखो देखो, एक का O एक का H, यहां O यहां H। आवाज चेक करते रहना, OH यहां O यहां H, एक का डबल बॉन्ड हो एक का H, क्या बनेगा यहां CH3 CH डबल बॉन्ड CCH3 डबल बॉन्ड OH। ये बना क्रॉस्ड एल्डोल, यही है क्रॉस्ड। क्रॉस्ड का मतलब डिफरेंट, ये एल्डोल है दोनों, वो क्रॉस्ड है। आ गया, ये क्रॉस्ड है। क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो काम इसके लिए किया वो इसके लिए कर दो, जो इसके लिए किया वो इसके लिए कर दो, मतलब इसका H और इसका डबल बॉन्ड। अगला देखो देखो देखो, बनाओ बनाओ, कोशिश करो, कैसे करेंगे। यानी कि इसका मतलब CH3 यहां पर CH2 देन C डबल बॉन्ड OH प्लस H2CH डबल बॉन्ड O, H2CH देन CHO, ये ना। अब देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH। अब आई बात समझ में, ये भी कैसा है क्रॉस्ड। अब बना लोगे, क्लियर हो गया। तो कितने प्रोडक्ट बने हमारे पास में, अच्छा दो एल्डोल और दो क्रॉस्ड एल्डोल, ऐसे बोलोगे, दो एल्डोल और दो क्रॉस एल्डोल, दो एल्डोल और दो क्रॉस एल्डोल बनेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, अब समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल करो, फिर आगे की बात करेंगे। हाँ, नोट नहीं कर पाए, जल्दी नोट करो, मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं, फिर बाकी नोट करते रहना। एक एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3CHO प्लस CH3COCH3, CH3CHO प्लस CH3COCH3, और बाकी इसको नोट करना है, नोट करो। तो पहली कंडीशन मैंने फिर वही रिपीट कर रहा हूं, C डबल बॉन्ड OH H2CH देन C डबल बॉन्ड OH। देखो बच्चों, ये वाटर निकल गया, पहला प्रोडक्ट एल्डोल, ये आपका एल्डोल बना, ये बना। दूसरा नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 H2CH देन C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी बेटा एल्डोल है, ये भी एल्डोल है। यहां भी वाटर रिमूव हो गया, ठीक है। ये सेकेंड कंडीशन। अब क्या करना है, क्रॉस्ड करना है, मतलब एक का डबल बॉन्ड हो एक का H, ठीक है। तो यहां पर डबल बॉन्ड हो CH3 H2 कर दे रहा हूं, प्लस C डबल बॉन्ड हो HCH3 कर दे रहा हूं, बना लो इसको। और एक और फोर्थ कौन सा बनेगा, फोर्थ कौन सा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, यही तो बनेगा। एक H होगा, H होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपके क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको, एल्डोल क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी यहां तक?